नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सीधे हमारे वजूद से जुड़ा है, हमारे वन और वन्य जीव संसाधन। देखिए, जब हम प्रकृति की बात करते हैं ना, तो जंगल सिर्फ कुछ पेड़ों का झुंड नहीं है। ये हमारे पूरे इकोसिस्टम के प्राथमिक उत्पादक यानी प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं। इस धरती पर मौजूद हर एक जीव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इन्हीं पर निर्भर करता है। सांस लेने वाली हवा से लेकर पीने वाले पानी तक सब कुछ इसी जटिल जाल का हिस्सा है। तो चलिए भारत की इस अद्भुत परिस्थिति की संपदा का आज विस्तार से विश्लेषण करते हैं। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। क्या आपको अंदाजा है कि दुनिया की कुल बायोडाइवर्सिटी यानी जैव उपजातियों का लगभग 8% हिस्सा अकेले हमारे देश भारत में पाया जाता है? जी हाँ, अगर इसे नंबर्स में देखें तो ये करीब 16 लाख प्रजातियां हैं। और हैरानी की बात यह है कि ये तो सिर्फ वो हैं जिन्हें हम अब तक खोज पाए हैं। ना जाने कितनी प्रजातियां तो अभी खोजी जानी बाकी हैं। सच में ये एक बहुत ही विशाल और कमाल का इकोसिस्टम है। तो आज की इस चर्चा में हम 5 मुख्य पहलुओं पर बात करेंगे। पहला, भारत की अनमोल जैव विविधता। दूसरा, इन प्रजातियों का वर्गीकरण कैसे होता है। तीसरा, विनाश के मुख्य कारण क्या रहे हैं। चौथा, सरकारी संरक्षण और वनों के प्रकार। और अंत में सबसे जरूरी हिस्सा, समुदाय और वन संरक्षण। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। भारत की अनमोल जैव विविधता, जो वास्तव में पारिस्थितिकी अंतर्निर्भरता का एक बेहद जटिल जाल है। हम इंसान भी इसी विशाल जाल का बस एक छोटा सा हिस्सा हैं। हमारे आसपास के पेड़ पौधे और जीव जंतु हमारे रोजमर्रा के जीवन में इतने गहरे गुंथे हुए हैं कि कई बार हम इनकी असली अहमियत समझ ही नहीं पाते हैं। हमारा दूसरा विषय है प्रजातियों का वर्गीकरण। इस विशाल बायोडाइवर्सिटी को मॉनिटर करने के लिए IUCN यानी अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ ने पौधों और प्राणियों को उनके सर्वाइवल स्टेटस के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में बांटा है। आइए इसे समझते हैं। इन श्रेणियों में सबसे पहले आती हैं सामान्य जातियां। ये वो प्रजातियां हैं जिनकी संख्या पर्यावरण में बिल्कुल ठीक ठाक है, जैसे साल और चीड़ के पेड़ या फिर कृंतक यानी रोडेंट्स। इन्हें फिलहाल कोई बड़ा खतरा नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हैं स्थानिक जातियां या एंडेमिक स्पीशीज। ये बहुत खास होती हैं क्योंकि ये दुनिया में सिर्फ किसी एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में ही पाई जाती हैं, जैसे अंडमानी टील या निकोबारी कबूतर। अपनी उस खास जगह के बाहर ये आपको दुनिया में और कहीं नहीं मिलेंगी। अब आते हैं उन जातियों पर जो खतरे में हैं। पहले हैं सुभेद्य या वल्नरेबल जातियां। इनकी संख्या लगातार घट रही है। नीली भेड़ और एशियाई हाथी इसी श्रेणी में आते हैं। अगर हालात नहीं बदले तो ये जल्द ही संकटग्रस्त या एंडेंजर श्रेणी में पहुंच जाएंगी। और संकटग्रस्त का मतलब है जिनके विलुप्त होने का सीधा खतरा सिर पर मंडरा रहा है। काला हिरण, मगरमच्छ, जंगली गधा और गैंडा, ये सब इसी हालत में हैं। अगर तुरंत कुछ ठोस नहीं किया गया तो गेम ओवर। और अगर हम समय रहते नहीं जागे तो प्रजातियां इस आखिरी श्रेणी में पहुंच जाती हैं, लुप्त या एक्सटिंक्ट जातियां। इसका सबसे दर्दनाक उदाहरण है एशियाई चीता। जरा सोचिए, जमीन पर दौड़ने वाला दुनिया का सबसे तेज जानवर जो 112 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता था, उसे भारत में 1952 में ही आधिकारिक तौर पर लुप्त घोषित कर दिया गया था। बेतहाशा शिकार और उनके घरों के छिन जाने से ये शानदार जीव हमेशा के लिए हमसे दूर हो गया। अब हम अपने तीसरे पड़ाव पर हैं, विनाश के मुख्य कारण। आखिर ऐसा क्या हुआ कि हमारे वन और वन्य जीवन इस कदर बर्बाद होने लगे? आइए इसके पीछे के मानवीय और ऐतिहासिक कारणों की निष्पक्षता से पड़ताल करते हैं। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटे तो हमारे जंगलों को सबसे बड़ा नुकसान उपनिवेश काल में हुआ। तब रेलवे लाइन बिछाने और कमर्शियल वानिकी के लिए अंधाधुंध पेड़ काटे गए। आज़ादी के बाद भी तस्वीर ज़्यादा नहीं बदली। 1951 से 1980 के बीच करीब 26,200 वर्ग किलोमीटर जंगल को खेती की ज़मीन में बदल दिया गया। और 1952 के बाद से बड़े बांधों और नदी घाटी परियोजनाओं जैसे मध्य प्रदेश के नर्मदा सागर के लिए 5,000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा जंगल साफ कर दिए गए। विकास और प्रकृति के बीच का ये एक बहुत ही भारी टकराव रहा है। खेती और विकास परियोजनाओं के अलावा कुछ खास इंडस्ट्रियल गतिविधियां भी कहर ढा रही हैं। मिसाल के तौर पर पश्चिम बंगाल का बक्सा टाइगर रिजर्व। वहां डोलोमाइट माइनिंग की वजह से हाथियों के आने जाने के रास्ते बंद हो गए हैं और पूरा इकोसिस्टम खतरे में है। एक और चौंकाने वाला मामला हिमालयन यव पेड़ का है।
इसके छाल और जड़ों से टैक्सोल नाम का केमिकल निकाला जाता है जो कैंसर की दवा बनाने के काम आता है। इस अत्यधिक दोहन की वजह से ये पेड़ ही संकट में आ गए हैं। तो इन सब को रोकने के लिए क्या किया गया? यहाँ हम आते हैं अपने चौथे विषय पर, सरकारी संरक्षण और वनों के प्रकार। आइए देखते हैं कि प्रकृति को बचाने के लिए टॉप लेवल पर सरकार ने क्या-क्या विधायी कदम उठाए हैं। इस दिशा में सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम 1972। इसने पहली बार जंगली जीवों के शिकार पर पूरी तरह से बैन लगा दिया और उनके आवास को कानूनी सुरक्षा दी। ये कानून हमारे देश की बायोडायवर्सिटी को बचाने के लिए एक बहुत ही मजबूत ढाल बनकर सामने आया, जिसने पोचिंग और अवैध व्यापार पर नकेल कसी। इसी कानूनी ढांचे की नींव पर 1973 में शुरू हुआ दुनिया के सबसे बेहतरीन वन्यजीव कार्यक्रमों में से एक प्रोजेक्ट टाइगर। अब देखिए, बाघ को बचाने का मतलब सिर्फ एक जानवर को बचाना नहीं है। बाघ जंगल की फूड चेन में सबसे ऊपर होता है। तो जब आप उत्तराखंड के कॉर्बेट, बंगाल के सुंदरबन या राजस्थान के सरिस्का में बाघ को बचाते हैं, तो असल में आप उस पूरे जंगल और वहां पल रही हर एक प्रजाति को एक सुरक्षा कवच दे रहे होते हैं। और हमारे इन जंगलों को मैनेज कैसे किया जाता है? सरकार ने इन्हें प्रशासनिक रूप से 3 हिस्सों में बांटा है। पहला है आरक्षित वन या रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स, जो कुल वन क्षेत्र का 50% से ज्यादा है और कंजर्वेशन के लिए सबसे अहम माने जाते हैं। दूसरा है रक्षित वन, जो लगभग 33% है और इन्हें आगे और नष्ट होने से बचाने के लिए सुरक्षित किया गया है। और बाकी बचे अवर्गीकृत वन, जिनमें वो बंजर जमीन और जंगल आते हैं जिन पे सरकार, व्यक्तियों या समुदायों का मिलाजुला स्वामित्व होता है। अब हम आते हैं अपने 5वें और शायद सबसे प्रेरणादायक हिस्से पर, समुदाय और वन संरक्षण। सरकारी नीतियां अपनी जगह हैं, लेकिन जब आम लोग ग्रासरूट लेवल पर अपने जंगलों को बचाने के लिए खुद खड़े होते हैं ना, तो उसकी ताकत ही कुछ और होती है। इन दोनों अप्रोच में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है सरकार का टॉप डाउन अप्रोच, जहां ऊपर से कानून और रिजर्व बनते हैं, और दूसरी तरफ है बॉटम अप अप्रोच, जिसका सबसे शानदार उदाहरण है राजस्थान के अलवर जिले के 5 गांव। वहां के लोगों ने मिलकर 1200 हेक्टेयर वन भूमि को भैरोदेव डाकव सेंचुरी घोषित कर दिया। उन्होंने अपने खुद के नियम बनाए हैं जो शिकार पर पूरी तरह रोक लगाते हैं और बाहरी घुसपैठ को रोकते हैं। इसे कहते हैं कम्युनिटी पावर। और ऐसे ग्रास रूट मूवमेंट्स पूरे देश में हुए हैं। राजस्थान के ही सरिस्का बाघ रिजर्व में स्थानीय लोगों ने खनन के खिलाफ कड़ा संघर्ष किया है। हिमालय का मशहूर चिपको आंदोलन तो आपको याद ही होगा, जिसने न सिर्फ पेड़ों को कटने से बचाया बल्कि लोगों को साथ मिलकर पेड़ लगाने के लिए प्रेरित भी किया। या फिर टिहरी का बीज बचाओ आंदोलन, जिसने साबित कर दिया कि रासायनिक खादों के बिना पारंपरिक बीजों और विविध खेती से भी हम बेहतरीन पैदावार ले सकते हैं और अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। दरअसल कंजर्वेशन हमारे लिए कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हमारी संस्कृति की जड़ों में बसा है। प्रकृति की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है। भारत के कई हिस्सों में, जैसे मुंडा और संथाल जनजातियां, महुआ और कदम्ब के पेड़ों को पूजती हैं। ये पवित्र पेड़ों के झुरमुट या देववन पीढ़ियों से इसलिए सुरक्षित बचे हुए हैं क्योंकि स्थानीय समुदायों की गहरी धार्मिक आस्थाएं उन्हें कटने नहीं देती। कम्युनिटी और सरकार के इसी बेहतरीन तालमेल का नतीजा है संयुक्त वन प्रबंधन यानी JFM। 1988 में उड़ीसा से शुरू हुआ ये प्रोग्राम एक परफेक्ट मिडिल ग्राउंड है। इसमें गांव के स्तर पर कमेटियां बनती हैं और लोग वन विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर खराब हो चुके जंगलों को फिर से हरा भरा करते हैं। मेहनत साथ मिलकर करते हैं और फिर बदले में लकड़ी और गैर इमारती वन उत्पादों का फायदा भी साथ मिलकर उठाते हैं। इस चर्चा को समेटते हुए मैं आपके साथ एक बेहद गहरा और खूबसूरत विचार साझा करना चाहता हूँ। गौतम बुद्ध ने 487 ईसा पूर्व में कहा था, पेड़ एक विशेष, असीमित, दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता। ये सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता है। ये शब्द हमें प्रकृति की उस बेइंतहा निस्वार्थ भावना की याद दिलाते हैं जिसे हम अक्सर अपनी भागदौड़ में भूल जाते हैं। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही अहम सवाल छूट जाता है। आज हम जिस मुकाम पर हैं, वहाँ समाज अपनी आर्थिक विकास की ज़रूरतों और अपनी पारिस्थितिकी तथा सांस्कृतिक आत्मा के संरक्षण के बीच बैलेंस कैसे बना सकता है? विकास बेशक ज़रूरी है,
लेकिन क्या वो हमारे इकोसिस्टम और हमारी आने वाली पीढ़ियों की कीमत पर होना चाहिए? इस अहम सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में